हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ को चलाते हैं। मंथ के हिसाब से मैं आपको सेशंस देता हूँ, जैसे सितंबर सेशन 1, सितंबर सेशन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सितंबर मंथ में जो हमारी वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो सितंबर मंथ में वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ की करंट अफेयर्स सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये एक एमसीक्यू बेस्ड सीरीज़ होगी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ होगी। और आज हम यहाँ पर रखेंगे अपना सेशन 2। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की इस क्लास को। ठीक है, तो सितंबर पार्ट 2 करंट अफेयर्स सीरीज। स्टूडेंट्स मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि पिछले साल नाबार्ड ग्रेड ए 2021 में 40 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने डिलीवर किया, और इस साल भी आपके और हमारी मेहनत के साथ मिलकर हम बिल्कुल चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम यहाँ पर डिलीवर करें। हमारी वेरियस रेगुलेटरी सीरीज़ की जो कंप्लीट कोर्स फेज़ 1 फेज़ 2 जिसमें कवर करवाया जाता है, आप इन बिल्कुल सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो, फ्री ट्रायल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सर शुरू करते हैं। 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या फिर इसको फ्रेंच में बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, या फिर सिंपली FIH। ठीक है, तो FIH के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये क्या है? ये हॉकी की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। जैसे क्रिकेट में ICC होता है ना, इस तरह से। तो जैसे क्रिकेट में पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए ICC है, और इंडिया के क्रिकेट के लिए BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ICC हो गया क्रिकेट का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, BCCI हो गया नेशनल गवर्निंग बॉडी। इसी तरह से FIH हॉकी में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। इसके हेडक्वार्टर्स का है स्विट्जरलैंड के शहर लॉज़ान, फ्रांस के शहर पेरिस, यूनाइटेड स्टेट्स के शहर न्यूयॉर्क, या फिर नेपाल के शहर काठमांडू। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, स्विट्जरलैंड के एक शहर लॉज़ान में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है हॉकी की, ठीक है, और इस टाइम पे हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड लॉज़ान में। फाउंड किया गया था 1924 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने नेटो के बारे में बहुत सुना होगा, जब से ये वॉर शुरू हुई है रशिया यूक्रेन की। एक तरह से रशिया का तो सिंपल ये कंसेप्ट है कि यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। रशिया के हिसाब से नेटो उनका दुश्मन है। मैं आपको एक मैप पे भी दिखाता हूँ, तो रशिया और नेटो के बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं बनती। तो रशिया का ये कंसेप्ट था कि यूक्रेन नेटो को अगर ज्वाइन करेगा तो इससे बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे नेटो फोर्सेज आ जाएंगी। मैं आपको भी मैप पे दिखाऊंगा नेटो फोर्सेज कौन सी होती। और रशिया ने यही एक तरह से क्लेम दिया था कि हम इसी वजह से वॉर कर रहे हैं ओवर यूक्रेन। ठीक है, तो नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, सॉरी कैपिटल वियना में, बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में, स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में, क्योंकि स्विट्जरलैंड की कैपिटल बोन होती है। ठीक है, या फिर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स नेटो के? बिल्कुल सही आंसर स्टूडेंट्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। अगर आप देखो पहले तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा है, US है, UK है, ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अब तो और बढ़ गई हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन की वॉर है। देखो यहाँ पर है यूक्रेन और यहाँ पर है रशिया। तो रशिया का ये कंसेप्ट था कि अगर यूक्रेन ज्वाइन करेगा नेटो को, तो नेटो फोर्सेस जो ये सारी कंट्रीज की फोर्सेस हैं बिल्कुल रशिया के बहुत क्लोज आ जाएंगे, और ये बहुत रिस्की था रशिया के हिसाब से उनके लिए। इस वजह से उन्होंने क्लेम किया कि हमने यहाँ पर ये अटैक कर दिया है। हेडक्वार्टर्स है ब्रसल बेल्जियम। इसको फाउंड किया गया था 1949 में। तो ना, जैसे आपको पता होना चाहिए, रशिया तो 1991 में बना है। उससे पहले ना ये बहुत सारी कंट्रीज साथ में रहती थी, 15 के आसपास। इनको बोलते थे USSR या सोवियत यूनियन। तो USA को ना लगता था कि ये जो सोवियत यूनियन है ना, ये यूरोप में और आगे बढ़ने लग जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंडर कर लेगा। तो USA ने तब 1949 में नेटो की फॉर्मेशन करवाई थी, ताकि ये USSR या सोवियत यूनियन को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियन लिस्ट। देखो दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, उनकी बेसिकली 2 तरह की लिस्ट आती है, एक फोर्ब्स बनाता है, एक ब्लूमबर्ग बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें फोर्ब्स की। तो फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के हिसाब से कौन है एशिया का रिचेस्ट इंसान? उनकी नेटवर्थ है $129.16 बिलियन। देखो अगर आपको थोड़ा अंदाजे कर बताऊँ, $1 बिलियन होते हैं इक्वल्स टू 8,000 करोड़ रुपीस। 8,000 करोड़ रुपए 1 बिलियन डॉलर होते हैं। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, लाखों करोड़ों में बात चली जाएगी। ठीक है, तो एशिया के सबसे रिचेस्ट इंसान जो एक इंडियन है, तो इंडिया के सबसे रिचेस्ट जो एशिया में भी सबसे रिचेस्ट है, दुनिया में 3rd सबसे अमीर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौतम अडानी। ठीक है, तो ये ब्लूमबर्ग ने भी कुछ टाइम पहले कंफर्म कर दिया था, फोर्ब्स ने भी कंफर्म कर दिया। ब्लूमबर्ग ने उनकी वेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा बताई थी, $134 बिलियन के आसपास, इन्होंने $129 बिलियन के आसपास बताई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि दुनिया में भी सबसे अमीर जो इंसान है, तो सबसे नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेंगे एलॉन मस्क। ठीक है, तो आपको पता है टेस्ला,
उसके अलावा स्पेस एक्स, ये सब कंपनी एलॉन मस्क की। सेकंड पे है जेफ बेजोस, ठीक है, आपने उनकी कंपनी अमेजोन के बारे में सुना। थर्ड पे इस टाइम पे दुनिया में चल रहे हैं गौतम अडानी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए ऑप्शन में से कौन बनाए गए हैं नए चीफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। देखो, ह्यूमन राइट्स तो आपको पता होगा, दुनिया भर में हर एक इंसान के पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी सिंपल चीज़ आती है कि बेसिक राइट्स होता है कि वो अपना फ्रीडम, अपना रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो कर सके, उसका फ्रीडम हो, जैसे वो अपनी लाइफ बिताना चाहता है वैसे बिताए, जो उसका काम करने का मन है वो करे, ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के नए चीफ का नाम क्या है? वोल्कर तुर्क, मिशेल बैचलेट जेरिया, एंटोनियो गुटेरेस, ये तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, या फिर मैरी रॉबिन्सन। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वोल्कर तुर्क, या फिर मैं आपको बताता हूँ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट को सिंपली बोलते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो इसके नए जो चीफ बने उनका नाम है वोल्कर तुर्क। और ये जो है ना UNHRC है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही काम करता है, इसका काम है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंपनी है जो कि 3 गीगा फैक्ट्रीज बनाने वाली हैं? ये गीगा फैक्ट्रीज सोलर मॉड्यूल, जो सोलर पैनल में काम आते हैं, विंड टर्बाइंस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, तो ना जो भी ये फैक्ट्रीज में बनाया जाएगा सब रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, विंड जो मिल्स, विंड प्लांट्स होते हैं, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर से क्या किया जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर से हाइड्रोजन गैस को आइसोलेट किया जाएगा और उसको बाद में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। मतलब ये जो भी कंपनी ऐसा करना चाहती है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत फोकस है। तो ऐसा क्या अडानी ग्रुप करना चाहता है, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या फिर NTPC। NTPC का पुराना नाम होता था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अब तो सिंपली NTPC ही बुलाते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जो इंडिया में इस टाइम सबसे रिचेस्ट इंसान है, तो इनके ग्रुप ने ना आज से कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि $70 बिलियन ये लोग इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। $70 बिलियन मतलब कुछ 6-6.25 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट ये रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, और उसी में आप कह सकते हो कि ये जो गीगा फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को एक बहुत बड़ा सेक्टर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो गौतम अडानी। आगे चलते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट इनको 2030 से पहले करनी है, इन्होंने मतलब ये चीज़ पहले क्लियर कर दी थी कि हम इतने इन्वेस्टमेंट 2030 से पहले इंडिया में करना चाहते हैं, ठीक है। वो कौन सी कंपनी है जिसने रिप्लेस किया है पेटीएम को एज दी टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? तो आपको पता है इंडिया में क्रिकेट का जो रेगुलेटर उसको हम बोलते हैं BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो अब तक इसके टाइटल स्पॉन्सर थे पेटीएम। अगर आप मैचेस वगैरह देखते हो तो आप जगह जगह पेटीएम का लोगो देखते थे, अब आपको पेटीएम की जगह किसी और ब्रांड का लोगो देखने को मिलेगा। प्यूमा, मास्टर कार्ड, वीवो, या फिर ड्रीम 11। तो देखो, एक तो आप IPL में देखते हो, IPL का अलग कंसेप्ट, IPL के जो टाइटल स्पॉन्सर जैसे ड्रीम 11 रह चुका है, वीवो रह चुका है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर BCCI की बात की है, तो BCCI के टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम की जगह स्टूडेंट्स बनने जा रही है कंपनी, इसका नाम है मास्टर कार्ड, US बेस्ड पेमेंट्स फॉर्म में आपने इनके कार्ड देखे होंगे। जैसे अगर आप SBI यूज़र हो, HDFC यूज़र हो, तो जब आपको SBI, HDFC ये सब बैंक्स कार्ड देते हैं ना, तो उसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपये, ये सब लिखा होता है, ठीक है। तो मास्टर कार्ड बनने जा रही है वो कंपनी जो कि रिप्लेस करेगी पेटीएम को, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके हेडक्वार्टर्स का, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नबार्ड? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, या फिर कोलकाता? तो देखो, वैसे तो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, ठीक है। ज़्यादातर जो फाइनेंशियल बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपको सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, IRDA, इन सब में इनके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको मुंबई के बाहर, पर नबार्ड के हेडक्वार्टर्स फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ही है, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फाउंड किया गया था 1982, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसका बेसिकली काम है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का जो एरिया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी पुश करना, मनी पुश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुलियन मार्केट क्या होती है? बुलियन मार्केट, रिसेंटली अगर आपको याद हो इंडिया में एक बुलियन एक्सचेंज भी खोला गया था, ये जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है ना, वहाँ खोला गया था। तो बुलियन मार्केट क्या होती है? जहाँ गोल्ड्स को परचेज और बेचा जाता है, जहाँ बुक्स को बेचा खरीदा जाता है, जहाँ पर जानवरों को बेचा खरीदा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, बुलियन मार्केट एक आप कह लो ऐसा शेयर मार्केट है जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और बाकी जो प्रेशियस मेटल है उनकी ट्रेडिंग की जाती है, इसको बोलते हैं बुलियन मार्केट, ठीक है। तो बुलियन मार्केट इज अ मार्केट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन, हिमा दास, जिनको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? एथलेटिक्स, टेनिस, रेसलिंग या हॉकी? तो वैसे तो अगर आप ये
जिस ग्राउंड पे चल रहे हैं उससे अगर जज करना चाहो तो ये कोई ना कोई रनिंग इवेंट करते हैं। ये स्प्रिंटर है असल में, और आपको पता है रनिंग स्प्रिंटिंग ये सब एथलेटिक्स में आता है। ठीक है, ठीक है। तो हिमा दास, जिनको दिहंग एक्सप्रेस भी बुलाया जाता है, तो असम स्टेट से इंडिया के एक स्प्रिंटर है, और सिर्फ 22 साल की इनकी उम्र है। ठीक है, और 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के जो इवेंट्स हैं वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। वो कौन सी स्टेट की सरकार है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है ई गवर्नेंस पोर्टल? इसका नाम है समर्थ। ई गवर्नेंस होता है जब सरकार अपनी जो फैसिलिटीज़ वगैरह, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, इनिशिएटिव्स वगैरह, वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करने लगते हैं, वो होता है ई गवर्नेंस। ठीक है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो स्टूडेंट्स ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, इस टाइम पे उत्तराखंड के जो सीएम उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्चेस समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। इसका कंसेप्ट क्या है? तो जैसे जो उत्तराखंड का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ जॉब्स क्या है, नोटिफिकेशन, स्कीम्स वगैरह, वो सब यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट वगैरह में अप्लाई करना है वो सब आप इस पोर्टल से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि राजपथ और सेंट्रल विस्ता, तो ना ये राजपथ के आसपास का जो पूरा एरिया था इसको सेंट्रल विस्ता बुलाते थे, तो इसको एक नया नाम दिया जाएगा। वो नया नाम क्या? कर्तव्य पथ, अग्निपथ, राम सेतु, हिंसा पथ। ठीक है, देखो सरकार ने बोला क्या कि देखो हमने नाम तो राजपथ रखा, पर असल में एक इंग्लिश वर्ड को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया किंग्स वे। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट एक बहुत ही आप कह लो क्लियर फोकस है गवर्नमेंट का कि जो गुलामी का टाइम था, जो इंडिया जो एक कॉलोनी था ब्रिटिश की, उस टाइम की सारी जो याद है, सारी जो गलत निशानी, उनको ख़त्म करना है। ठीक है, आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियन नेवी का नया जो इंसिग्निया गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, बहुत सारी सड़कों के नाम गवर्नमेंट चेंज करती है। ऐसे सिंपली जहाँ प्राइम मिनिस्टर का घर है उस सड़क को बुलाया जाता था 7 RCR 7 रेस कोर्स रोड, अब उसको बुलाया जाता है लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, तो इस तरह से सरकार कोशिश करती है कि हर वो चीज़ जहाँ भी एक रिमेम्बरेंस, अभी भी एक निशानी है वो ख़राब टाइम को, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो राजपथ और आसपास के जो सेंट्रल विस्टा लॉन्स है जिनको प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया, काफ़ी यहाँ आप कह लो कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, तो अब ये नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, तो दिल्ली का राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स या आसपास के जो लॉन्स हैं इनका नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको रिसेंटली कॉन्फर्म मतलब एक टाइटल दिया गया है ऑनररी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी? तो नेपाल के प्रेसिडेंट के द्वारा, विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा, इनमें से कौन से वो पर्सनल है जिनको नेपाल की आर्मी का ऑनररी मतलब एक रिस्पेक्ट के लिए टाइटल दिया गया? क्या जनरल बिपिन रावत जो हमारी कंट्री के फर्स्ट CDS थे, पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई, क्या उनको ये टाइटल दिया गया? मनोज पांडे जो अभी के आर्मी चीफ है, मनोज मुकुंद नरवणे पुराने आर्मी के चीफ, दलबीर सिंह सुहाग उनसे भी पहले थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ये है हमारे अभी के आर्मी के चीफ मनोज पांडे। तो दोनों कंट्रीज़ में आप कह लो एक प्रथा चलती आ रही है कि हमारी कंट्री के जो आर्मी के चीफ है वो नेपाल जाते हैं और वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट जो है वो उनको टाइटल देते हैं नेपालीज आर्मी के ऑनररी जनरल। और इसी तरह से जब उनकी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते हैं तो हम उनकी कंट्री के जो आर्मी के चीफ है जब वो इंडिया आते हैं तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट एक ऑनररी टाइटल देते हैं, ऑनररी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये रिस्पेक्ट के लिए होता है और इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। ठीक है, साइरस मिस्त्री रिसेंटली एक न्यूज़ में थे, ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे इंडिया के कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी के? हुआ क्या, एक एक्सीडेंट में रिसेंटली इनकी डेथ होगी। ये फॉर्मर चेयरपर्सन थे अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला, टाटा ग्रुप या L&T? इसका बिल्कुल सही आंसर है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप के पुराने चेयरपर्सन थे साइरस मिस्त्री। ठीक है, तो इनके जो एक एक्सीडेंट हुआ वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि एक बहुत ही कॉस्टली कार थी जिसमें ये मतलब ट्रैवल कर रहे थे। सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो इसमें जैसे मर्सिडीज़ ब्रांड की वो गाड़ी थी, तो मर्सिडीज़ ब्रांड, इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, महाराष्ट्र पुलिस सब इन्वॉल्व है और अभी भी देखा जा रहा है कि हुआ क्या था। ठीक है, तो साइरस मिस्त्री देख सकते हो 4 सितंबर को इनकी डेथ हुई कार क्रैश में। और ये पलौंजी फैमिली से आते हैं जो कि काफ़ी रिच फैमिली और टाटा के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन से इस फैमिली। ठीक है, कुछ अवार्ड्स रिसेंटली बांटे गए, इनको बोलते हैं रैमन मैगसेसे अवार्ड्स। तो रैमन मैगसेसे अवार्ड्स बहुत फील्ड में दिए जाते हैं, पब्लिक सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस, बहुत तरह की फील्ड्स में दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा किन फील्ड्स में दिए जाते हैं। आपसे पूछा रहे जो रैमन मैगसेसे हैं ये असल में किस कंट्री के पुराने प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पे अवार्ड्स दिए जाते हैं? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ताइवान? तो स्टूडेंट्स ये थे पुराने प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ फिलीपींस। ठीक है, मैं आपको कैपिटल भी बताता हूँ। मलेशिया कैपिटल होती है कुआलालंपुर, थाईलैंड की बैंकॉक, फिलीपींस की कैपिटल होती है मनीला, ताइवान की कैपिटल होती है ताइपे। 64th रैमन मैगसेसे अवार्ड 2022 अनाउंस। आप देख सकते हो ये विनर्स हैं और यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक सर्विस,
कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, बहुत सारी फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीस, तो आपने आजकल देखा होगा जैसे खासकर जो इंडियन फार्मर्स हैं तो वो मधुमक्खियों की भी ब्रीडिंग करते हैं, इसको सिंपली बी कीपिंग बुला देते हैं। उसका साइंटिफिक नाम क्या है? पिस्कीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या एपीकल्चर। तो ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीस को स्टूडेंट्स असल में बुलाया जाता है एपीकल्चर साइंटिफिकली। ठीक है, तो बी कीपिंग या फिर सिंपली देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज। तो ये हनी के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है? कॉटन, मिल्क, मैंगोज या ऑल ऑफ द अबव। अगर स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से देखो ना तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, और हम तीनों के ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर है कॉटन, मिल्क और मैंगोज के। आज का लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बहुत ही फेमस करेंसी के बारे में सुना होगा, यूरो। ये ज़्यादातर यूरोप और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में चलती है। आपसे पूछा रही जो यूरो करेंसी है ना, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मतलब दुनिया में किस साल में करेंसी लेकर आए थे? 1999, 2000, 2001, 2002। तो ऐसा नहीं कि करेंसी कोई आपको 50-60 सालों से मिलेगी, नहीं। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज उन्होंने ऐसे कंसेप्ट बनाया कि एक लोकल करेंसी क्रिएट कर देते हैं, और ये सोचा गया था इन द ईयर 1999। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ कहीं लिखा, हाँ, तो 1 जनवरी 1999 यूरोपियन यूनियन जो है वो एक करेंसी को लेकर आया यूरो, और आज दुनिया में काफ़ी स्टेबल और काफ़ी बड़ी करेंसी मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस हमको कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।